गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी डिलेट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने कई आयोगों के बारे में जाना, यशपाल समिति के बारे में जाना। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में। तो देखिए, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्धारित की गई, मतलब एक हिसाब से कह लें तो करिकुलम इसको हम कह सकते हैं। जो करिकुलम में आपका सिलेबस के साथ साथ कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी आ जाती हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। सिलेबस और करिकुलम दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं ये था क्या, इसमें क्या क्या प्राविधान किया गया। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। मतलब कि जो भी अब तक समितियां बनी, उसके बाद फिर एकदम नवीनतम आप देख रहे हैं 2005 में इसका निर्माण हुआ। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। इससे पहले आपने यशपाल समिति के बारे में जाना था, तो जिन्होंने शिक्षा बिना बोझ के बताया था ना। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में वर्णित 5 अध्याय जो निम्नवत हैं। प्रथम अध्याय में क्या है? परिप्रेक्ष्य। द्वितीय अध्याय में सीखना और ज्ञान। तृतीय अध्याय पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। चतुर्थ अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। और पंचम अध्याय है व्यवस्थागत सुधार। तो देखिए, जिस तरह से कोई भी जैसे आपकी बुक ही होगी तो उसमें पहले स्टार्टिंग में प्रस्तावना दिया जाता है, वैसे इसमें प्रथम अध्याय में परिप्रेक्ष्य दिया गया है। द्वितीय अध्याय की बात करें तो उसमें सीखना और ज्ञान, मतलब बच्चा कैसे सीखेगा, कितना नॉलेज उसको होना चाहिए किस लेवल पर पहुंचने के बाद। और तृतीय अध्याय में पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन दिया गया, मतलब कि पाठ्यचर्या जो उसका है उसका क्षेत्र क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, प्रमुख सिद्धांत क्या है? पहला, इस ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब कि ज्ञान जो हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, वो उसके जीवन के मतलब दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। दैनिक जीवन में यूज़ होने वाले जो भी चीज़ें हैं उनसे जोड़ी जाएं। सेकेंड पॉइंट है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब कि जो पढ़ाई करने का तरीका है उसे बच्चों को रटने से ज़्यादा समझने पर और लर्निंग बाय डूइंग पर फोर्स किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने से ही उसका ज्ञान नहीं बढ़ने वाला है। कक्षा की गतिविधियों से भी उसको जोड़ना चाहिए, या सामाजिक गतिविधियाँ या मानसिक गतिविधियाँ जो भी होती हैं उन सब से जोड़ना चाहिए बच्चे को। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने चाहिए। यही सब इसका उद्देश्य है। और प्रमुख सुझाव क्या था इसमें? तो देखिए, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें शिक्षण सूत्रों को प्रयोग करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए। जैसे बताया गया कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। ज्ञात से अज्ञात मतलब जो चीज़ हम जानते हैं जिसके बारे में, फिर उसके आगे जब हम बढ़ेंगे अज्ञात की तरफ तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। और मूर्त से अमूर्त की तरफ मतलब जिसे हमने देखा है उससे अगर हम ना देखने वाले की तरफ, जो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसकी तरफ जाएंगे तो फिर आसानी होगी। इसके बाद अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। मतलब छोटे बच्चों में ही इतना बोझ डाल दिया जाता है, इतनी किताबें दे दी जाती हैं कि वो बेचारे पढ़ते पढ़ते ही परेशान हो जाएं। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब हमेशा बच्चे हैं भाई, तो शरारत शोर शराबा तो करेंगे ही, तो उन्हें हमेशा शांत नहीं बनाया जा सकता है और ना ही करना चाहिए ऐसा, क्योंकि ऐसा करने से भी उनके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। बच्चों को अव्यक्त में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें। देखिए, मातृभाषा का यूज़ करना चाहिए अधिगम और शिक्षण में, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को सीख सकें, जो भी पढ़ाया जाए उसे सीख सकें।
पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। भाई उनकी रुचि और इच्छा के अनुरूप पुस्तक वे स्वयं चुनें, इसका अवसर उन्हें प्रदान करना चाहिए। कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान कराए जाएं। जैसे कुछ प्रतियोगिताएं कराई जाएं, निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, ऐसे तमाम प्रतियोगिताएं कराई जाएं। इससे उन्हें लेखन का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि कविताएं जो लिखी जाती हैं वो अक्सर कल्पना में लिखी जाती हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में रहती हैं। तो इससे उनकी काल्पनिकता का भी विकास होगा, कल्पना की जो भावना उनके अंदर उमड़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए और शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए